तो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्यकालीन बिहार का पहला टॉपिक है बख्तियार खिलजी। तो आज हम बख्तियार खिलजी को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर एक सफल अभियान किया। तो बिहार में एक कर्मनाशा नदी थी, उसका पूरब में एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन। इन्होंने एक सफल अभियान चलाया। कब चलाया? तो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के दौरान सेन वंश का कौन सा शासक था? तो यह था लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का कौन सा शासक था? तो इंद्रप्रद्युम्न पाल था। मतलब भारत पर दो वंश का शासन चल रहा था, उसमें एक था सेन वंश और दूसरा था पाल वंश। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार में जो तुर्क सत्ता स्थापित किया उसका श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी, जिसको आधुनिक में हम बिहार शरीफ पर विजय थी, यह विजय उन्होंने 1198 ईस्वी में प्राप्त की। तो बिहार में तुर्की जो सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण विजय हुआ, ये बख्तियार खिलजी जिन्होंने कि बिहार शरीफ पर आक्रमण किया। कब किया था? 1198 ईस्वी में, और उसको जीत लिया। एक क्वेश्चन आएगा कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे ओदंतपुरी। क्या बताएंगे? ओदंतपुरी। अगला है आपका बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। जो बिहार शरीफ के बगल में बख्तियारपुर शहर है, उसको किसने बसाया था? तो बख्तियार खिलजी ने बसाया था। और उसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसे नष्ट किया। अगला आपका बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई किया और जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी भी थी। जब ये बिहार को जीत लिया, बिहार में ओदंतपुरी को जीत लिया 1198 ईस्वी में, उसके बाद इसका मन बढ़ा और ये बंगाल पर चढ़ाई किया। कब किया? बंगाल पर चढ़ाई कर लिया। ये किया 1203 से 1204 ईस्वी में। उससे बंगाल का नाम था नादिया। क्या नाम था? नादिया। और वहाँ पर लक्ष्मण सेन वहाँ के राजा थे और जो कि सेन वंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में बनाया। कहाँ बनाया? लखनौती में। मतलब बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी? लखनौती। ठीक है, आगे बात करते हैं अब गुलाम वंश की। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में ही था इल्तुतमिश। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसका आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। उसने क्या किया कि अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासन के अंतर्गत संगठित किया और उन्होंने 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। पूछता है कि मलिक जानी को किसने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया? तो उसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है,
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। अगला आपका इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया और बाद में तुगान खान को बिहार का राज्यपाल बनाया। इल्तुतमिश क्या किया, एक इंसान था जिसका नाम था सैफुद्दीन ऐबक, इसको गवर्नर बनाया और राज्यपाल बनाया तुगान खान को। राज्यपाल किसको बनाया? तुगान खान को। बिहार के गवर्नर ततार खान ने बलबन को 63 हाथी उपहार में दिया था। बिहार का एक गवर्नर था, गवर्नर मतलब बिहार का एक गवर्नर था तुतार खान। उन्होंने क्या किया था, बलबन को 63 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिया था। आगे देखते हैं, आगे है आपका खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना था। उसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन रजा शक्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उन्होंने एक सेना को बिहार का दरभंगा भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मोहम्मद इस्माइल कर रहे थे, जो कि 1297 ईस्वी में। उस समय दरभंगा का राजा था जिनका नाम था शक्र सिंह, ठीक है ना, उन्होंने उसे पराजित कर लिया। खिलजी वंश के बाद बिहार में गंगा नदी के संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हो गया। खिलजी शासन काल में तो तुर्क लोग का आधिपत्य था, लेकिन जैसे ही खिलजी के बाद तुगलक लोग आए तो उन्होंने बिहार पर वर्चस्व जमा लिया। उसके बाद है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय का कुछ सिक्का हमको भोजपुर से मिलता है। भोजपुर में किस जगह से? शाहपुर से मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका तुगलक। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ नालंदा थी। अगला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मुहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। जब तुगलक वंश का शासक था तो उसका एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया कि हरि सिंह को पराजित किया। हरि सिंह मिथिला के कर्नाट वंश के शासक थे। उसको पराजित करने के बाद बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। और विलय करने वाला कौन था? मुहम्मद तुगलक। कौन था? मुहम्मद तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया। दरभंगा का नाम बदलकर क्या किया? तुगलकपुर कर दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की और इस वंश को बैनबार वंश या आन्हिलहाड़ वंश भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर फिरोज शाह तुगलक ने एक स्थापना कर लिया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम रखा बैनबार वंश या अनिलहाड़ वंश। अगला है आपका बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और ओदंतपुरी का महाविद्यालय भी यहीं स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, किंतु तुर्की ने इसका नाम बिहार रखा जो बाद में बिहार हो गया। तो तुर्की लोग ने बिहार का नाम बिहार रखा, ठीक है। उस समय के प्रशासनिक इकाइयों का विवरण मिन्हाज उस सिराज एक लेखक है, उनकी रचना था तबकाते नासरी में बिहार के प्रशासनिक के बारे में चर्चा मिलती है और तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है और इसी किताब में बिहार का नाम बिहार उल्लेख है। अगला आपका पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले। कहाँ कहाँ मिले हैं? पटना और गया में फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख मिले हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान देने की चर्चा मिली है। जो राजगीर में कुछ जैन धर्म के जो मंदिर हैं उसमें फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कुछ दान भी किया है। अगला आपका सीरते फिरोज शाही में
तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। एक किताब है जिसका नाम है सीरते फिरोज शाही। इसमें क्या 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 है कि इसमें बताया गया कि तुगलक और बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश के बीच भेंट मुलाकात और चर्चा भी हुई है। अगला आपका सूफी संत हजरत सफुद्दीन यहया मनेरी ने मलफुजात और मानकिबुल असफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी दी जाती है। एक सूफी संत है जिसका नाम है हजरत सफुद्दीन यहिया मनेरी। इसने 2 पुस्तक लिखी है, मलफुजात और मानकिबुल असफिया। इसमें बिहार में तुगलक शासन की चर्चा की गई है। और तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। आगे देखते हैं। आगे आपका लोदी वंश। तो सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुनसाक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिकंदर लोदी ने एक अभिलेख लिखा, ठीक है, जिसमें बताया गया कि 1495-96 में जौनपुर के जो शासक थे उसको पराजित कर दरिया खान नुहानी ने को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया गया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति बढ़िया हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है आपका बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। दरिया खान नुहानी के पश्चात उनका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। अगला है आपका मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। इसमें है आपका बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी वन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख और खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। तो ये था छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आज गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश की चर्चा की। अगला दिन से हम बिहार में अफगान शासन की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अमरेंद्र ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ये बिहार एसएससी और बीपीएससी एईडीओ की स्पेशल क्लास है जिसमें हम प्राचीन बिहार पढ़ चुके हैं। आज से हम मध्यकालीन बिहार को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्यकालीन बिहार का पहला टॉपिक है बख्तियार खिलजी। तो आज हम बख्तियार खिलजी को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर एक सफल अभियान किया। तो बिहार में एक कर्मनाशा नदी थी, उसका पूर्व में एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन। इन्होंने एक सफल अभियान चलाया। कब चलाया? तो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के दौरान सेन वंश का कौन सा शासक था? तो यह था लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का कौन सा शासक था? तो इंद्रप्रद्युम्न पाल था।
मतलब भारत पर दो वंश का शासन चल रहा था। उसमें एक था सेन वंश और दूसरा था पाल वंश। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार में जो तुर्क सत्ता स्थापित किया उसका श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी, जिसको आधुनिक में हम बिहार शरीफ पर विजय थी, यह विजय उन्होंने 1198 ईस्वी में प्राप्त की। तो बिहार में तुर्की जो सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण विजय हुआ, ये बख्तियार खिलजी जिन्होंने कि बिहार शरीफ पर आक्रमण किया। कब किया था? 1198 ईस्वी में, और उसको जीत लिया। एक क्वेश्चन आएगा कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे ओदंतपुरी। क्या बताएंगे? ओदंतपुरी। अगला है आपका बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। जो बिहार शरीफ के बगल में बख्तियारपुर शहर है, उसको किसने बसाया था? तो बख्तियार खिलजी ने बसाया था। और उसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसे नष्ट किया। अगला आपका बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई किया और जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी भी थी। जब ये बिहार को जीत लिया, बिहार में ओदंतपुरी को जीत लिया 1198 ईस्वी में, उसके बाद इसका मन बढ़ा और ये बंगाल पर चढ़ाई किया। कब किया? बंगाल पर चढ़ाई कर लिया। ये किया 1203 से 1204 ईस्वी में। उससे बंगाल का नाम था नादिया। क्या नाम था? नादिया। और वहाँ पर लक्ष्मण सेन वहाँ के राजा थे और जो कि सेन वंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में बनाया। कहाँ बनाया? लखनौती में। मतलब बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी? लखनौती। ठीक है, आगे बात करते हैं अब गुलाम वंश की। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में ही था इल्तुतमिश। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसका आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। उसने क्या किया कि अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासन के अंतर्गत संगठित किया और उन्होंने 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। पूछता है कि मलिक जानी को किसने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया, तो उसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। अगला आपका इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया और बाद में तुगान खान को बिहार का राज्यपाल बनाया। इल्तुतमिश क्या किया कि एक इंसान था जिसका नाम था सैफुद्दीन ऐबक, इसको गवर्नर बनाया और राज्यपाल बनाया तुगान खान को। राज्यपाल किसको बनाया? तुगान खान को। बिहार के गवर्नर ततार खान ने बलबन को 63 हाथी उपहार में दिया था। बिहार का एक गवर्नर था, गवर्नर मतलब बिहार का एक गवर्नर था तुतार खान। उन्होंने क्या किया था? बलबन को 63 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिया था। आगे देखते हैं। आगे है आपका खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना था। उसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में एक सेना भेजी
लेकिन राजा शक्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उन्होंने एक सेना को बिहार का दरभंगा भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मोहम्मद इस्माइल कर रहे थे, जो कि 1297 ईस्वी में। उस समय दरभंगा का राजा था जिनका नाम था शक्र सिंह, ठीक है ना, उन्होंने उसे पराजित कर लिया। खिलजी वंश के बाद बिहार में गंगा नदी के संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हो गया। खिलजी शासन काल में तो तुर्क लोग का आधिपत्य था, लेकिन जैसे ही खिलजी के बाद तुगलक लोग आए तो उन्होंने बिहार पर वर्चस्व जमा लिया। उसके बाद है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय का कुछ सिक्का हमको भोजपुर से मिलता है। भोजपुर में किस जगह से? शाहपुर से मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका तुगलक। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ नालंदा थी। अगला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मुहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। जब तुगलक वंश का शासक था तो उसका एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया कि हरि सिंह को पराजित किया। हरि सिंह मिथिला के कर्नाट वंश के शासक थे। उसको पराजित करने के बाद बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। और विलय करने वाला कौन था? मुहम्मद तुगलक। कौन था? मुहम्मद तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया। दरभंगा का नाम बदलकर क्या किया? तुगलकपुर कर दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की और इस वंश को बैनबार वंश या आन्हिलहाड़ वंश भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर फिरोज शाह तुगलक ने एक स्थापना कर लिया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम रखा बैनबार वंश या अनिलहाड़ वंश। अगला है आपका बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और ओदंतपुरी का महाविद्यालय भी यहीं स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, किंतु तुर्की ने इसका नाम बिहार रखा जो बाद में बिहार हो गया। तो तुर्की लोग ने बिहार का नाम बिहार रखा, ठीक है। उस समय के प्रशासनिक इकाइयों का विवरण मिन्हाज उस सिराज एक लेखक है, उनकी रचना था तबकाते नासरी में बिहार के प्रशासनिक के बारे में चर्चा मिलती है और तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है और इसी किताब में बिहार का नाम बिहार उल्लेख है। अगला आपका पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले। कहाँ कहाँ मिले हैं? पटना और गया में फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख मिले हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान देने की चर्चा मिली है। जो राजगीर में कुछ जैन धर्म के जो मंदिर हैं उसमें फिरोज शाह तुगलक ने कुछ दान भी किया है। अगला आपका सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। एक किताब है जिसका नाम है सीरते फिरोज शाही। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि तुगलक और बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश के बीच भेंट मुलाकात और चर्चा भी हुई है। अगला आपका सूफी संत हजरत सफुद्दीन यहया मनेरी ने मलफुजात और मानकिबुल असफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी दी जाती है। एक सूफी संत है जिसका नाम है हजरत सफुद्दीन यहया मनेरी। इसने 2 पुस्तक लिखी है, मलफुजात और मानकिबुल असफिया। इसमें बिहार में तुगलक शासन की चर्चा की गई है और तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। आगे देखते हैं। आगे आपका लोदी वंश। तो सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक
हुनसाक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिकंदर लोदी ने एक अभिलेख लिखा, ठीक है, जिसमें बताया गया कि 1495-96 में जौनपुर के जो शासक थे उसको पराजित कर दरिया खान नुहानी ने को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया गया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति बढ़िया हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है आपका बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। दरिया खान नुहानी के पश्चात उनका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। अगला है आपका मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। इसमें है आपका बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी वन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख और खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। तो ये था छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आज गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश की चर्चा की। अगला दिन से हम बिहार में अफगान शासन की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अमरेंद्र ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ये बिहार एसएससी और बीपीएससी एईडीओ की स्पेशल क्लास है जिसमें हम प्राचीन बिहार पढ़ चुके हैं। आज से हम मध्यकालीन बिहार को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्यकालीन बिहार का पहला टॉपिक है बख्तियार खिलजी। तो आज हम बख्तियार खिलजी को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर एक सफल अभियान किया। तो बिहार में एक कर्मनाशा नदी थी, उसका पूर्व में एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन। इन्होंने एक सफल अभियान चलाया। कब चलाया? तो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के दौरान सेन वंश का कौन सा शासक था? तो यह था लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का कौन सा शासक था? तो इंद्रप्रद्युम्न पाल था। मतलब भारत पर दो वंश का शासन चल रहा था, उसमें एक था सेन वंश और दूसरा था पाल वंश, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार में जो तुर्क सत्ता स्थापित किया उसका श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी, जिसको आधुनिक में हम बिहार शरीफ पर विजय थी, यह विजय उन्होंने 1198 ईस्वी में प्राप्त की। तो बिहार में तुर्की जो सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण विजय हुआ, ये बख्तियार खिलजी जिन्होंने कि बिहार शरीफ पर आक्रमण किया। कब किया था? 1198 ईस्वी में, और उसको जीत लिया। एक क्वेश्चन आएगा कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे ओदंतपुरी। क्या बताएंगे? ओदंतपुरी। अगला है आपका बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के
सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। जो बिहार शरीफ के बगल में बख्तियारपुर शहर है उसको किसने बसाया था? तो बख्तियार खिलजी ने बसाया था। और उसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसे नष्ट किया। अगला आपका बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई किया और जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी भी थी। जब ये बिहार को जीत लिया, बिहार में उदंतपुरी को जीत लिया 1198 ईस्वी में, उसके बाद इसका मन बढ़ा और ये बंगाल पर चढ़ाई किया। कब किया? बंगाल पर चढ़ाई कर लिया। ये किया 1203 से 1204 ईस्वी में। उस समय बंगाल का नाम था नादिया। क्या नाम था? नादिया। और वहाँ पर लक्ष्मण सेन वहाँ के राजा थे और जो कि सेन वंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में बनाया। कहाँ बनाया? लखनौती में। मतलब बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी? लखनौती। ठीक है, आगे बात करते हैं अब गुलाम वंश की। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में ही था इल्तुतमिश। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसका आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। उसने क्या किया कि अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासन के अंतर्गत संगठित किया और उन्होंने 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। पूछता है कि मलिक जानी को किसने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया? तो उसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। अगला आपका इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया और बाद में तुगान खान को बिहार का राज्यपाल बनाया। इल्तुतमिश क्या किया कि एक इंसान था जिसका नाम था सैफुद्दीन ऐबक, इसको गवर्नर बनाया और राज्यपाल बनाया तुगान खान को। राज्यपाल किसको बनाया? तुगान खान को। बिहार के गवर्नर ततार खान ने बलबन को 63 हाथी उपहार में दिया था। बिहार का एक गवर्नर था, गवर्नर मतलब बिहार का एक गवर्नर था तुतार खान। उन्होंने क्या किया था? बलबन को 63 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिया था। आगे देखते हैं। आगे है आपका खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना था। उसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन रजा शक्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उन्होंने एक सेना को बिहार का दरभंगा भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मोहम्मद इस्माइल कर रहे थे, जो कि 1297 ईस्वी में। उस समय दरभंगा का राजा था जिनका नाम था शक्र सिंह। ठीक है ना, उन्होंने उसे पराजित कर लिया। खिलजी वंश के बाद बिहार में गंगा नदी के संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हो गया। खिलजी शासन काल में तो तुर्क लोग का आधिपत्य था, लेकिन जैसे ही खिलजी के बाद तुगलक लोग आए तो उन्होंने बिहार पर वर्चस्व जमा लिया। उसके बाद है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर, भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय का कुछ सिक्का हमको भोजपुर से मिलता है। भोजपुर में किस जगह से? शाहपुर से मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका तुगलक। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ
नालंदा थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ नालंदा थी। अगला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। जब तुगलक वंश का शासक था तो उसका एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया कि हरि सिंह को पराजित किया। हरि सिंह मिथिला के कर्नाट वंश के शासक थे। उसको पराजित करने के बाद बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। और विलय करने वाला कौन था? मोहम्मद तुगलक। कौन था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया। दरभंगा का नाम बदलकर क्या किया? तुगलकपुर कर दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की और इस वंश को बैनवार वंश या आन्हिलहाड़ वंश भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर फिरोज शाह तुगलक ने एक स्थापना कर लिया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम रखा बैनवार वंश या अनिलहाड़ वंश। अगला है आपका बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और ओदंतपुरी का महाविद्यालय भी यहीं स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, किंतु तुर्की ने इसका नाम बिहार रखा जो बाद में बिहार हो गया। तो तुर्की लोग ने बिहार का नाम बिहार रखा। ठीक है। उस समय के प्रशासनिक इकाइयों का विवरण मिन्हाज उस सिराज एक लेखक है, उनकी रचना था तबकाते नासरी में बिहार के प्रशासनिक के बारे में चर्चा मिलती है और तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है और इसी किताब में बिहार का नाम बिहार उल्लेख है। अगला आपका पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले। कहाँ कहाँ मिले हैं? पटना और गया में फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख मिले हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान देने की चर्चा मिली है। जो राजगीर में कुछ जैन धर्म के जो मंदिर हैं उसमें फिरोज शाह तुगलक ने कुछ दान भी किया है। अगला आपका सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। एक किताब है जिसका नाम है सीरते फिरोज शाही। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि तुगलक और बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश के बीच भेंट मुलाकात और चर्चा भी हुई है। अगला आपका सूफी संत हजरत सफुद्दीन यहया मनेरी ने मलफुजात और मानकिबुल असफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी दी जाती है। एक सूफी संत है जिसका नाम है हजरत सफुद्दीन यहया मनेरी। इसने 2 पुस्तक लिखी है, मलफुजात और मानकिबुल असफिया। इसमें बिहार में तुगलक शासन की चर्चा की गई है और तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। आगे देखते हैं। आगे आपका लोदी वंश। तो सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुनसाक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिकंदर लोदी ने एक अभिलेख लिखा, ठीक है, जिसमें बताया गया कि 1495-96 में जौनपुर के जो शासक थे उसको पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया गया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति बढ़िया हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है आपका बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। दरिया खान नुहानी के पश्चात उनका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। अगला है आपका मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। इसमें है आपका बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी वन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख,
बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख और खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। तो ये था छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आज गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश की चर्चा की। अगला दिन से हम बिहार में अफगान शासन की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अमरेंद्र ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ये बिहार एसएससी और बीपीएससी एईडीओ की स्पेशल क्लास है जिसमें हम प्राचीन बिहार पढ़ चुके हैं। आज से हम मध्यकालीन बिहार को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्यकालीन बिहार का पहला टॉपिक है बख्तियार खिलजी। तो आज हम बख्तियार खिलजी को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर एक सफल अभियान किया। तो बिहार में एक कर्मनाशा नदी थी, उसका पूरब में एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन। इन्होंने एक सफल अभियान चलाया। कब चलाया? तो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के दौरान सेन वंश का कौन सा शासक था? तो यह था लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का कौन सा शासक था? तो इंद्रप्रद्युम्न पाल था। मतलब भारत पर दो वंश का शासन चल रहा था, उसमें एक था सेन वंश और दूसरा था पाल वंश। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार में जो तुर्क सत्ता स्थापित किया उसका श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी, जिसको आधुनिक में हम बिहार शरीफ पर विजय थी, यह विजय उन्होंने 1198 ईस्वी में प्राप्त की। तो बिहार में तुर्की जो सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण विजय हुआ, ये बख्तियार खिलजी जिन्होंने कि बिहार शरीफ पर आक्रमण किया। कब किया था? 1198 ईस्वी में, और उसको जीत लिया। एक क्वेश्चन आएगा कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे ओदंतपुरी। क्या बताएंगे? ओदंतपुरी। अगला है आपका बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। जो बिहार शरीफ के बगल में बख्तियारपुर शहर है, उसको किसने बसाया था? तो बख्तियार खिलजी ने बसाया था। और उसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसे नष्ट किया। अगला आपका बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई किया और जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी भी थी। जब ये बिहार को जीत लिया, बिहार में ओदंतपुरी को जीत लिया 1198 ईस्वी में, उसके बाद इसका मन बढ़ा और ये बंगाल पर चढ़ाई किया। कब किया? बंगाल पर चढ़ाई कर लिया। ये किया 1203 से 1204 ईस्वी में। उससे बंगाल का नाम था नादिया। क्या नाम था? नादिया। और वहाँ पर लक्ष्मण सेन वहाँ के राजा थे और जो कि सेन वंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी
लखनौती में बनाया। कहाँ बनाया? लखनौती में। मतलब बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी? लखनौती। ठीक है, आगे बात करते हैं अब गुलाम वंश की। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में ही था इल्तुतमिश। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसका आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। उसने क्या किया कि अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासन के अंतर्गत संगठित किया और उन्होंने 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। पूछता है कि मलिक जानी को किसने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया? तो उसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। अगला आपका इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया और बाद में तुगान खान को बिहार का राज्यपाल बनाया। इल्तुतमिश क्या किया कि एक इंसान था जिसका नाम था सैफुद्दीन ऐबक, इसको गवर्नर बनाया और राज्यपाल बनाया तुगान खान को। राज्यपाल किसको बनाया? तुगान खान को। बिहार के गवर्नर ततार खान ने बलबन को 63 हाथी उपहार में दिया था। बिहार का एक गवर्नर था, गवर्नर मतलब बिहार का एक गवर्नर था तुतार खान। उन्होंने क्या किया था? बलबन को 63 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिया था। आगे देखते हैं। आगे है आपका खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना था। उसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन रजा शक्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उन्होंने एक सेना को बिहार का दरभंगा भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मोहम्मद इस्माइल कर रहे थे, जो कि 1297 ईस्वी में। उस समय दरभंगा का राजा था जिनका नाम था शक्र सिंह। ठीक है ना, उन्होंने उसे पराजित कर लिया। खिलजी वंश के बाद बिहार में गंगा नदी के संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हो गया। खिलजी शासन काल में तो तुर्क लोग का आधिपत्य था, लेकिन जैसे ही खिलजी के बाद तुगलक लोग आए तो उन्होंने बिहार पर वर्चस्व जमा लिया। उसके बाद है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर, भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय का कुछ सिक्का हमको भोजपुर से मिलता है। भोजपुर में किस जगह से? शाहपुर से मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका तुगलक। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ नालंदा थी। अगला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मुहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। जब तुगलक वंश का शासक था तो उसका एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया कि हरि सिंह को पराजित किया। हरि सिंह मिथिला के कर्नाट वंश के शासक थे। उसको पराजित करने के बाद बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया और विलय करने वाला कौन था? मुहम्मद तुगलक। कौन था? मुहम्मद तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया। दरभंगा का नाम बदलकर क्या किया? तुगलकपुर कर दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की और इस वंश को बैनबार वंश या आन्हिलहाड़ वंश भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर फिरोज शाह तुगलक ने
एक स्थापना कर लिया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम रखा बैनवार वंश या अनिलहार वंश। अगला है आपका बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और ओदंतपुरी का महाविद्यालय भी यहीं स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, किंतु तुर्की ने इसका नाम बिहार रखा जो बाद में बिहार हो गया। तो तुर्की लोग ने बिहार का नाम बिहार रखा। ठीक है। उस समय के प्रशासनिक इकाइयों का विवरण। मिन्हाज उस सिराज एक लेखक है, उनकी रचना था तबकाते नासरी में बिहार के प्रशासनिक के बारे में चर्चा मिलती है और तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है और इसी किताब में बिहार का नाम बिहार उल्लेख है। अगला आपका पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले। कहाँ कहाँ मिले हैं? पटना और गया में फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख मिले हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान देने की चर्चा मिली है। जो राजगीर में कुछ जैन धर्म के जो मंदिर हैं उसमें फिरोज शाह तुगलक ने कुछ दान भी किया है। अगला आपका सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। एक किताब है जिसका नाम है सीरते फिरोज शाही। इसमें क्या 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 है कि इसमें बताया गया कि तुगलक और बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश के बीच भेंट मुलाकात और चर्चा भी हुई है। अगला आपका सूफी संत हजरत सफुद्दीन यहया मनेरी ने मलफुजात और मानकिबुल असफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी दी जाती है। एक सूफी संत है जिसका नाम है हजरत सफुद्दीन यहिया मनेरी। इसने 2 पुस्तक लिखी है, मलफुजात और मानकिबुल असफिया। इसमें बिहार में तुगलक शासन की चर्चा की गई है और तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। आगे देखते हैं। आगे आपका लोदी वंश। तो सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुनसाक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिकंदर लोदी ने एक अभिलेख लिखा, ठीक है, जिसमें बताया गया कि 1495-96 में जौनपुर के जो शासक थे उसको पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया गया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति बढ़िया हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है आपका बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। दरिया खान नुहानी के पश्चात उनका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। अगला है आपका मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। इसमें है आपका बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी वन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख और खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। तो ये था छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आज गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश की चर्चा की। अगला दिन से हम बिहार में अफगान शासन की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अमरेंद्र ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ये बिहार एसएससी और बीपीएससी एईडीओ की स्पेशल क्लास है जिसमें हम प्राचीन बिहार पढ़ चुके हैं। आज से हम मध्यकालीन बिहार को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए
कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्यकालीन बिहार का पहला टॉपिक है बख्तियार खिलजी। तो आज हम बख्तियार खिलजी को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर एक सफल अभियान किया। तो बिहार में एक कर्मनाशा नदी थी, उसका पूरब में एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन। इन्होंने एक सफल अभियान चलाया। कब चलाया? तो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बख्तियार खिलजी के अभियान के दौरान सेन वंश का कौन सा शासक था? तो यह था लक्ष्मण सेन। और पाल वंश का कौन सा शासक था? तो इंद्रप्रद्युम्न पाल था। मतलब भारत पर दो वंश का शासन चल रहा था, उसमें एक था सेन वंश और दूसरा था पाल वंश। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार में जो तुर्क सत्ता स्थापित किया उसका श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी, जिसको आधुनिक में हम बिहार शरीफ पर विजय थी, यह विजय उन्होंने 1198 ईस्वी में प्राप्त की। तो बिहार में तुर्की जो सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण विजय हुआ, ये बख्तियार खिलजी जिन्होंने कि बिहार शरीफ पर आक्रमण किया। कब किया था? 1198 ईस्वी में, और उसको जीत लिया। एक क्वेश्चन आएगा कि बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे ओदंतपुरी। क्या बताएंगे? ओदंतपुरी। अगला है आपका बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। जो बिहार शरीफ के बगल में बख्तियारपुर शहर है, उसको किसने बसाया था? तो बख्तियार खिलजी ने बसाया था। और उसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योजना बनाई और उसे नष्ट किया। अगला आपका बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई किया और जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी भी थी। जब ये बिहार को जीत लिया, बिहार में ओदंतपुरी को जीत लिया 1198 ईस्वी में, उसके बाद इसका मन बढ़ा और ये बंगाल पर चढ़ाई किया। कब किया? बंगाल पर चढ़ाई कर लिया। ये किया 1203 से 1204 ईस्वी में। उससे बंगाल का नाम था नादिया। क्या नाम था? नादिया। और वहाँ पर लक्ष्मण सेन वहाँ के राजा थे और जो कि सेन वंश के शासक थे। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में बनाया। कहाँ बनाया? लखनौती में। मतलब बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी? लखनौती। ठीक है, आगे बात करते हैं अब गुलाम वंश की। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में ही था इल्तुतमिश। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसका आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। उसने क्या किया कि अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासन के अंतर्गत संगठित किया और उन्होंने 1227 से 1229 तक शासन किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। पूछता है कि मलिक जानी
को किसने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया? तो उसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। अगला आपका इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया और बाद में तुगान खान को बिहार का राज्यपाल बनाया। इल्तुतमिश क्या किया, एक इंसान था जिसका नाम था सैफुद्दीन ऐबक, इसको गवर्नर बनाया और राज्यपाल बनाया तुगान खान को। राज्यपाल किसको बनाया? तुगान खान को। बिहार के गवर्नर ततार खान ने बलबन को 63 हाथी उपहार में दिया था। बिहार का एक गवर्नर था, गवर्नर मतलब बिहार का एक गवर्नर था तुतार खान, उन्होंने क्या किया था, बलबन को 63 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिया था। आगे देखते हैं, आगे है आपका खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना था। उसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन रजा शक्र सिंह ने उसे पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उन्होंने एक सेना को बिहार का दरभंगा भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मोहम्मद इस्माइल कर रहे थे, जो कि 1297 ईस्वी में। उस समय दरभंगा का राजा था जिनका नाम था शक्र सिंह। ठीक है ना, उन्होंने उसे पराजित कर लिया। खिलजी वंश के बाद बिहार में गंगा नदी के संलग्न दक्षिण के मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हो गया। खिलजी शासन काल में तो तुर्क लोग का आधिपत्य था, लेकिन जैसे ही खिलजी के बाद तुगलक लोग आए तो उन्होंने बिहार पर वर्चस्व जमा लिया। उसके बाद है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय का कुछ सिक्का हमको भोजपुर से मिलता है। भोजपुर में किस जगह से? शाहपुर से मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका तुगलक। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ नालंदा थी। अगला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मुहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। जब तुगलक वंश का शासक था तो उसका एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया कि हरि सिंह को पराजित किया। हरि सिंह मिथिला के कर्नाट वंश के शासक थे। उसको पराजित करने के बाद बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। और विलय करने वाला कौन था? मुहम्मद तुगलक। कौन था? मुहम्मद तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया। दरभंगा का नाम बदलकर क्या किया? तुगलकपुर कर दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की और इस वंश को बैनबार वंश या आन्हिलहाड़ वंश भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर फिरोज शाह तुगलक ने एक स्थापना कर लिया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम रखा बैनबार वंश या अनिलहाड़ वंश। अगला है आपका बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और ओदंतपुरी का महाविद्यालय भी यहीं स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, किंतु तुर्की ने इसका नाम बिहार रखा जो बाद में बिहार हो गया। तो तुर्की लोग ने बिहार का नाम बिहार रखा। ठीक है। उस समय के प्रशासनिक इकाइयों का विवरण मिन्हाज उस सिराज एक लेखक है, उनकी रचना था तबकाते नासरी में बिहार के प्रशासनिक के बारे में चर्चा मिलती है और तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है और इसी किताब में बिहार का नाम बिहार उल्लेख है। अगला आपका पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले। कहाँ कहाँ मिले हैं? पटना और गया में फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख मिले हैं। राजगीर के